हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 6 प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के बारे में और इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। प्रश्नों के बारे में एक साथ साथ प्रश्नों के उत्तर भी बताएंगे डिटेल से, ताकि आप अपने एग्जाम में लिख सकें। इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन में के लेके आया हूँ आपके लिए, और ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरे चैप्टर को कवर करने के साथ साथ आपके एग्जाम को भी कवर करेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आप देख ही सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने प्री बोर्ड हाफ ईयरली वगैरह अटेम्प्ट किया है तो ये ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। एकाधिकार बाजार क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। आपको एकाधिकार बाजार के बारे में बताना है। एकाधिकार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोपोली, मतलब जहां पर एक का अधिकार होता है, क्योंकि एकाधिकार में दो शब्द होते हैं। एक का अधिकार मतलब एक बाजार जहां पर केवल एक ही विक्रेता या एक ही उत्पादक या एक ही फर्म होता है, तो उसे हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। तो लिखने का तरीका ये होता है कि एकाधिकार बाजार बाजार का वह रूप है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता मौजूद होता है तथा उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न भी नहीं होता। मतलब वस्तु का केवल एक ही विक्रेता और उसके समान कोई दूसरी वस्तु बाजार में किसी और के पास नहीं होती है। मतलब स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है बिल्कुल भी। अब इस बाजार की विशेषताओं को लिखने के लिए कहा गया है। तो एकाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, क्योंकि शॉर्ट में आ जाता है तो ज़्यादा लॉन्ग बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप इसको हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, बट शॉर्ट में आता है तो पॉइंट बना के लिखिए कि एकाधिकार की प्रमुख विशेषता में यह है वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है इस बाजार में। सेकंड, वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता है, मतलब उसकी जैसी समान उसकी जगह मिलती जुलती उसके स्थान पर प्रयोग होने वाली कोई दूसरी वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। नई फर्मों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, इस बाजार में कोई भी नया फर्म प्रवेश नहीं कर सकता। और तीसरा होता है वस्तु की कीमत का निर्धारण विक्रेता स्वयं करता है, क्योंकि विक्रेता एक ही होता है और वो अपने आप में बाजार होता है। राइट, समझ में आ गया? डाउट रहता है बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकारी प्रतियोगिता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। आपको एकाधिकारी प्रतियोगिता के बारे में बताना है। एकाधिकारी प्रतियोगिता, देखिए नाम यहाँ पर एकाधिकारी भी है और प्रतियोगिता भी है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये दो बाजार को मिलकर बना हुआ है। मतलब इस बाजार में एकाधिकार का भी और पूर्ण प्रतियोगिता भी गुण विद्यमान होते हैं। ऐसे में इसको आंसर इसकी प्रमुख विशेषताओं को भी बताना है। तो पहले इसके अर्थ जान लेते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता का मिश्रित रूप है। यह एक ऐसा बाजार है जहां वस्तु के क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता से कम होती है, ध्यान रखिएगा। तथा वस्तुओं का निकटतम प्रतिस्थापन भी उपलब्ध होता है। मतलब यहाँ पर जो विक्रेता होती हैं उनके पास एक जैसी वस्तुएं तो होती हैं, लेकिन उसमें अंतर होता है, चाहे पैकेजिंग का हो, रंग का हो, रूप हो। इसको वस्तु विभेद के नाम से हम जानते हैं। मतलब एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु विभेद पाया जाता है, अलग अलग वस्तुएं होती हैं लेकिन उसका प्रयोग एक ही तरीके के लिए होता है। तो इस बाजार की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं कौन कौन सी है? पहली, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या यहाँ पर अधिक होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्रेता भी ज़्यादा होते हैं और विक्रेता भी कम होते हैं, लेकिन अगर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तुलना की जाए, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में बताया था बाजार संतुलन में, यहाँ पर विक्रेताओं की संख्या थोड़ी कम होती है। इस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। वस्तु विभेद का मतलब होता है एक ही जैसी वस्तुओं में अंतर क्या पाया जाना। वस्तु विभेद जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल कार है, तो कार जैसी बहुत सारी कंपनियों की कार है, जैसे हुंडई है, टाटा है, महिंद्रा है, किया है, मारुति सुजुकी है, अलग अलग ब्रांड है। वस्तु एक ही जैसी है लेकिन उसके अलग अलग सब में डिज़ाइन का, ब्रांड का, लुक का अंतर होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वस्तु विभेद का होना। इसमें विक्रय लागतें अधिक होती हैं, क्योंकि एक ही जैसी वस्तु बेचने वाली बहुत सारी फर्में होती हैं और सभी फर्में चाहती हैं कि उपभोक्ता उसकी वस्तु को खरीदे। इसके लिए वो क्या करती हैं? विज्ञापन का प्रयोग करती हैं, प्रमोशन का प्रयोग करती हैं और उसमें पैसा खर्च होता है, इसलिए उसको बोलते हैं विज्ञापन लागतें या फिर विक्रय लागतें। ओके, क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार की दशाओं का अपूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता है, सभी को बाजार की पूरी कंडीशन के बारे में पता नहीं होता है। और नेक्स्ट है फर्मों का प्रवेश एवं निष्कासन स्वतंत्र। इस बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता की तरह कोई भी फर्में प्रवेश कर सकती हैं,
फर्म छोड़ के जा सकती है। बस इसमें बाजार की दशाओं के बारे में उसकी सीमित कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उसको मानना पड़ता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, अल्पाधिकार बाजार क्या है? संक्षेप में लिखिए। अल्पाधिकार, अल्प अधिकार, बाजार के अल्प हिस्से, मान लो ये पूरा बाजार है, ठीक है ना, समझिएगा, ये एक बाजार है, एक ऐसा बाजार जहाँ पर बाजार के थोड़े थोड़े हिस्से पर फर्मों का अधिकार होता है, उसे हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं, ठीक है ना। समझिए, वह बाजार का वह रूप है जिसमें किसी वस्तु की कुछ ही बड़ी फर्में और बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। इनका बाजार के थोड़े हिस्से पर अधिकार होता है। प्रत्येक फर्म का दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होता है। मतलब एक पूरे बाजार में फर्में कुछ ही होती हैं, थोड़ी ही फर्म होती हैं, लेकिन जो फर्में होती हैं वो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं। जैसे अगर हम जो है मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तब क्या होगा? इसमें मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जियो है, ठीक है, एयरटेल है, ठीक है, वीआई है, और कौन है? बीएसएनएल है। कुछ ही फर्में हैं लेकिन बड़ी बड़ी है। इनका अपने अपने मार्केट में अपना अपना कंज्यूमर सेक्टर होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अल्पाधिकार की स्थिति, जहाँ पर अल्प अधिकार रखते हुए थोड़े से फर्म उपलब्ध होते हैं, ठीक है। अब इस बाजार की कुछ विशेषताएं होती हैं। फर्में बड़ी होती हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है। थोड़े से फर्म होते हैं लेकिन फर्में बड़ी बड़ी होती हैं और वो संपूर्ण बाजार पर कब्जा कर लेती हैं और हर एक पूरे सबका अपने बाजार के कुछ कुछ हिस्से पर अधिकार होता है। सभी फर्में चाहती हैं कि वो अपनी बाजार की हिस्सेदारी बढ़ाएं, इसीलिए उनमें जो प्रतियोगिता होती है वो गलाकाट प्रतियोगिता, वो एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ मची रहती है। किसी भी तरीके से वो कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। इसके लिए वो विज्ञापन लागतों का प्रयोग करते हैं। जैसे विज्ञापन लगाते मतलब जो विक्रय लागत मतलब विज्ञापन का प्रयोग करना, प्रमोशन करना, बड़े बड़े फिल्म स्टारों से, बड़े बड़े लोगों से ऐड करवाते हैं ताकि जो आम जनता उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे, ठीक है। नेक्स्ट, फर्मों का बाजार के अल्प हिस्से पर अधिकार होता है। हर एक फर्मों का बाजार के थोड़े थोड़े पे हिस्से पर अधिकार होता है और वो अपने हिस्से को बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट, व्यापार गुटों का निर्माण। अगर जो विक्रेता है वो चाहते हैं कि प्रतियोगिता ना हो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ ना मचे, तो वो लोग क्या करते हैं? गुट बना लेते हैं और आपसी सहमति से, आपसी समझौते से एक अल्पाधिकार को एकाधिकार की स्थिति में बदल देते हैं, क्योंकि सभी लोग एक ही कीमत पर एक ही प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन करने के आपस में सहमत हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति को हम अल्पाधिकार स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है, गठबंधन तथा गैर गठबंधन अल्पाधिकार से क्या आशा है? गठबंधन, गठबंधन का मतलब होता है आपस में मिलजुल कर एक गुट बना लेना, या फिर गैर गठबंधन अल्पाधिकार क्या होता है, दोनों के बारे में बताते हैं। पहले हम बात करते हैं गठबंधन अल्पाधिकार के बारे में। बाजार का वह रूप है जिसमें बाजार में कुछ ही फर्में होती हैं और एक औपचारिक समझौते के माध्यम से सभी प्रतियोगिता से बचने का निर्णय लेती हैं और एक व्यापार गुट बना लेती हैं। मतलब जो कुछ फर्में होती हैं 5, 6, 10, वो चाहते हैं कि वह आपस में ना लड़े, आपस में एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता ना करें, प्रतियोगिता को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि किसी को भी हानि ना हो। ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं? समझौता कर लेते हैं और एक साथ मिलके व्यापार को आगे बढ़ाने के निर्णय करते हैं। तो इसको बोलते हैं व्यापार गुट, जो एक साथ व्यापार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, ठीक है ना। बाजार में कीमत का निर्धारण, अब एक ऐसा होता है, ऐसी स्थिति होती है जो गुट बनाते गुट में से एक नेता चुनते हैं जिसको बोलते हैं कीमत नेता। तो पूरे व्यापार गुट में से वो कीमत नेता जो है अपने सभी सदस्यों के लिए कीमत को तय करता है और सभी लोग उस कीमत को मानते हैं और उसी के आधार पर वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा बाजार है जहां पर वस्तुओं का कीमत नेता तय निर्धारित किया जाता है? तो वो है गठबंधन अल्पाधिकार की स्थिति में। उसी का सेकेंड पार्ट, गैर गठबंधन अल्पाधिकार क्या होता है? बाजार का वह रूप है जिसमें बाजार में कुछ ही फर्में होती हैं और प्रत्येक फर्म विरोधी फर्म से स्वतंत्र रूप से अपनी स्वयं की कीमत और उत्पादन नीति के अनुसरण करती है। मतलब यहाँ पर फर्में थोड़ी सी होती हैं, मान लो ए है, बी है, सी है, और सभी की अपनी अपनी पॉलिसी है और वो सभी एक दूसरे के विरोधी भी है। मतलब ए बी से, ए सी से, बी से एक दूसरे से ये लोग क्या प्रतियोगिता करते हैं
और इनके बीच में आगे निकलने की इतनी होड़ मची रहती है कि इनकी इस होड़ को ही गला काट प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक अंतर है एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के बीच में डिफरेंस बताने हैं और कॉलम वाइज बताएंगे तो बेस्ट रहेगा। जहाँ एकाधिकार एक तरफ लिख दिया, दूसरी तरफ लिखा पूर्ण प्रतियोगिता। तो एकाधिकार के बारे में पॉइंट बताते, पहला पॉइंट है एकाधिकार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के बहुत सारे अत्यधिक विक्रेता होते हैं, असंख्य जिसको बोल सकते हैं। एकाधिकार में कीमत विभेद पाया जाता है, मतलब एक ही वस्तु को अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जा सकता है, जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का केवल एक ही कीमत होता है, एक समान, किसी के पास कीमत में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। एकाधिकार में वस्तु की कीमत का निर्धारण विक्रेता स्वयं करता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा बाजार में होती थी स्वतंत्र रूप से। एकाधिकार की स्थिति में क्रेताओं को बाजार की दशाओं का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि बाजार में कौन सी कीमत प्रचलित होती है, किस प्रकार की वस्तु, उसके संपूर्ण पता नहीं होता है। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में विक्रेताओं को बाजार की पूरी स्थिति का पता होता है। एकाधिकार में नई फर्मों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, मतलब कोई भी नए प्रवेश चाहता है कि फर्म लगाना, इसमें नहीं लगा सकता। और पूर्ण प्रतियोगिता में इस प्रकार का कोई प्रतिबंधन नहीं होता है। नई फर्मों का आना या पुरानी फर्मों का छोड़कर जाना पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अंतर ही है। यहाँ पर अंतर पूछा गया है पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में, जहाँ पर एक तरफ हमने पूर्ण प्रतियोगिता लिख दिया, दूसरी तरफ अपूर्ण प्रतियोगिता को। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में आपने अभी पढ़ा है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक काल्पनिक स्थिति है, वास्तविक दुनिया में इस प्रकार का कोई भी बाजार कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। अपूर्ण प्रतियोगिता ये वास्तविक दुनिया की बाजार है, मतलब ये है बाजार की वास्तविक स्थिति होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में गैर कीमत प्रतियोगिता नहीं होती है, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की प्रतियोगिता पाई नहीं जाती है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें प्रयोग होती है, एक दूसरे से आगे बढ़ना होता है, कीमतों को छोड़िए, अपने वस्तु को बेचने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते रहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का संपूर्ण ज्ञान होता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेताओं या विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी नई फर्म का या पुरानी फर्म का बाजार में आना जाना स्वतंत्र होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में भी स्वतंत्र होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें लग जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, वस्तु में कोई अंतर किसी प्रकार का नहीं होता है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विभेद होता है, मतलब वस्तुओं का सेम प्रयोग होता है, लेकिन उसमें आकार, प्रकार, रंग, रूप, खुशबू, किसी प्रकार से डिजाइन वगैरह से भिन्नता पाई जाती है, जिसको वस्तु विभेद के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी डिफरेंस है, जहाँ पर बताना है एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में अंतर बताना है आपको। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता एक तरफ है, दूसरी तरफ एकाधिकार। एकाधिकारी प्रतियोगिता की बात करें, विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जबकि एकाधिकार में विक्रेता केवल एक ही होता है। एकाधिकारी फर्म एक ही वस्तु के लिए भिन्न भिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें नहीं वसूल सकती। यहाँ पर क्योंकि बाजार के थ्रू और विक्रेताओं के लाभ के थ्रू वस्तु की कीमत का निर्णय किया, लेकिन वो अलग अलग क्रेताओं से, उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमतें नहीं वसूल सकती। जबकि एकाधिकार में कीमत विभेद की स्थिति पाई जाती है, मतलब वस्तु वही, क्रेता अलग अलग हो जाते हैं, तो वस्तु की कीमतें भी अलग अलग हो सकती हैं में भी। एकाधिकार दीर्घकाल में सभी फर्में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त कर सकती हैं, जबकि एकाधिकार में असामान्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही विक्रेता होता है, वो जैसा चाहे वस्तु की कीमत तय कर सकता है। एकाधिकारी की स्थिति में प्रतियोगी विज्ञापन का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि यहाँ पर फर्में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती है, तो इस प्रकार से विज्ञापन करती थी कि प्रतियोगिता का होने लगता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोलगेट का विज्ञापन, पतंजलि विज्ञापन करती है, ठीक है ना, कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित। उसी तरह कोलगेट ने भी बेस शक्ति लॉन्च कर दिया कि प्राकृतिक जो है जड़ी बूटियों से निर्मित। तो ये जो है ना प्रतियोगितात्मक विज्ञापन का सहारा लेती हैं,
जबकि एकाधिकार में वैसे तो विज्ञापन बहुत ही कम होता भी है, केवल सूचना के देने के लिए होता है, किसी प्रकार की प्रतियोगिता होती ही नहीं, क्योंकि तो कोई दूसरा होता नहीं है। तो इसका मतलब होता है सूचनात्मक विज्ञापन का सहारा लिया जाता है एकाधिकार में। एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में नई फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र होता है, जबकि एकाधिकार में नई फर्मों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल के लिए किसी फर्म का संतुलन शून्य लाभ पर होने का क्या कारण है? कि दीर्घकाल की स्थिति है और फर्म का संतुलन शून्य लाभ पर होता है, ऐसा मान के चलते हैं कि लाभ जीरो होता है। लाभ जीरो होने का मतलब कभी लाभ जीरो तो नहीं होता, लेकिन एक सामान्य लाभ होता रहता है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हम किस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे? क्वेश्चन का आंसर देखिए, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता जैसा आप लिखें, कोई दिक्कत नहीं, एकाधिकारी प्रतियोगिता भी बोल सकते हैं, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, डजेंट मैटर, एक ही चीज़ है। फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, अतः एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में दीर्घकाल में किसी फर्म का संतुलन शून्य लाभ पर ही होता है। मतलब दीर्घकाल में उन्हें असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। असामान्य लाभ या हानि की स्थिति दीर्घकाल में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि फर्म लाभ की स्थिति में है तो अतिरिक्त लाभ से आकर्षित होकर कई सारी फर्में उत्पादन क्षेत्र में आ जाती हैं, वो उत्पादन करने लगती हैं, जिससे प्रतियोगिता में वृद्धि होगी, और प्रतियोगिता में जब वृद्धि होगी तो वस्तु की कीमतें कम होंगी, और वस्तु की कीमतें जब कम होगी तो असामान्य लाभ की स्थिति समाप्त हो जाएगी और शून्य लाभ की स्थिति बन जाएंगी। ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है दीर्घकाल में कि एकाधिकारी प्रतियोगी फर्म जो होता है असामान्य लाभ अर्जित कर ले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में किसी फर्म का मांग वक्र प्रवणता ऋणात्मक क्यों होता है? मतलब एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है? वैसे मांग वक्र AR को ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में विक्रेताओं की संख्या कम होती है। यहाँ पर कम लिखा गया, इससे पहले मैंने अधिक बताया, लेकिन यहाँ पर तुलना किया गया। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन उनकी तुलना में कम होती है। उनकी वस्तुएं एक रूप नहीं होती हैं जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, उनमें थोड़ी भिन्नता होती है या लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक होती हैं। विक्रेताओं के मध्य स्वतंत्र प्रतियोगिता होती रहती है, वो एक दूसरे से आगे निकलने की उनमें होड़ मची रहती है, लेकिन स्वतंत्र होती हैं, उसमें किसी प्रकार का जो है बंधन नहीं होता है। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी फर्म के मांग वक्र की प्रवणता मतलब झुकाव ऋणात्मक होती है, कि ऊपर से नीचे तक गिरती हुई होती है। इसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर फर्मों को अपनी मांग में वृद्धि करनी है तो वस्तु की कीमत को कम करना ही पड़ेगा। मान लीजिए ये कीमत है तो इतनी मांग हो रही है बाजार में, अब वस्तु की मांग अधिक बढ़ानी है, ज़्यादा सामान बचता है बेचना है, तो कीमत को ऊपर से कम करके ताकि मांग की मात्रा को बढ़ाया जा सके। इसीलिए यही रीज़न है कि मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आज की इस क्लास का। ठीक है, छोटा चैप्टर है इसलिए इतने ही क्वेश्चन है। वैसे पहले कुछ चैप्टर में देखा 15-20 क्वेश्चन लगभग मैंने बताए हैं, पर चैप्टर छोटा है और इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इसमें। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, आय अनम्य का क्या अधिकार? अनम्य का मतलब होता है अपरिवर्तनशील, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे क्या अभिप्राय है? अल्पाधिकार के व्यवहार से इस प्रकार का निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? तो ध्यान में रखिएगा कि इसमें आंसर कुछ इस तरह से लिखना थ्योरेटिकल है, आपको यह रटना होगा या समझना होगा, आप पर डिपेंड करता है। बट रटेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी, बस समझने की कोशिश कीजिए। कुछ अर्थशास्त्रियों की धारणा है कि अल्पाधिकार बाजार संरचना में वस्तु की अनम्य या फिर स्थिर कह सकते हैं, आप परिवर्तनशील कह सकते हैं, कीमत होती है। मतलब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप समझते हैं कैसे? और एक फर्म द्वारा निर्धारित कीमत पर दूसरी फर्म की प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। यदि एक फर्म यह महसूस करती है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसको अधिक लाभ की प्राप्ति होती है तो वह अपनी वस्तु की कीमत बढ़ा देती है, लेकिन अन्य फर्म इसका अनुसरण बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अतः कीमत में वृद्धि होने से फर्म की बिक्री की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग अधिक कीमत पर ज़्यादा मात्रा नहीं खरीदेंगे, इसमें बिक्री कम हो जाएगी, जिससे फर्म के आगम और लाभ में गिरावट आएगी
और गिरावट आने से फर्म के लिए कीमत में वृद्धि करना तर्कसंगत नहीं होगा। इसलिए फर्म जो है अल्पाधिकार व्यवहार का मतलब होता है कि यहाँ पर जब वस्तु की कीमत हर वक्त नहीं बढ़ाया जा सकता है, और इसलिए नहीं बढ़ा सकता है कि वस्तु की मांग बढ़ानी है, वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बेची जानी है, तो उसको केवल कम कीमत पे ही किया जा सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम कीमत भी बढ़ा दें, इससे मांग भी बढ़ जाए। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखकर बताइए। उस डाउट को जो है सॉल्व करने की मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन। इसी तरह आप लगातार जुड़े रहिए, बोर्ड की तैयारी करें